नमस्कार दोस्तों। डिस्कशन करेंगे हम इंडियन इकोनॉमी के बारे में। रेफरेंस मटेरियल क्या रहेगा हमारा। एक तो हम जो है करेंगे नितिन सिंघानिया को, साथ में जो है इसी के पैरेलल में चलेगा हमारा जो है शंकर गणेशन की जो इकोनॉमी बुक है वो रहेगी, और एनसीईआरटी से भी कुछ हम रेफरेंस निकालेंगे। टारगेट ऑडियंस हमारा ये है यूपीएससी और यूपीपीएससी बीपीएससी जो अदर स्टेट पीएससी तैयारी करते हैं उसको लेकर के। इसमें हम बेसिक्स के साथ साथ जो है कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी प्रिपेयर करेंगे। डिस्कशन करते हैं। शुरुआत जो है इकोनॉमी की बेसिक से क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी में। तो इकोनॉमिक्स होता क्या है, एज ए सब्जेक्ट हम समझे तो इकोनॉमिक्स क्या है। तो इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। जैसे कि केमिस्ट्री फिजिकल साइंस है, वैसे ही जो है इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, जिसके अंतर्गत जो है किसी इकोनॉमी में एक इंडिविजुअल व्यक्ति को देखा जाए, किसी देश को देखा जाए, किसी फर्म को देखा जाए, तो वो क्या चीज़ें बनाता है, क्यों बनाता है और किसके लिए बनाता है, और बनाने का एक्चुअल में उसका पर्पज़ क्या होता है। इसमें दो चीज़ें हैं। जैसे ये दो, एक होता है स्केर्सिटी और दूसरा होता है चॉइस। मतलब इकोनॉमी में देखा जाए तो दो तीन चीज़ें हैं कि कोई चीज़ स्केयर है और कोई चीज़ जो है वो मतलब स्केयर होने की वजह से जो है कि आदमी के पास चॉइसेस क्या है। हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ स्केयरसिटी है। अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत पैसा है, उसके पास क्या स्केर्स है, टाइम। वो शाम को 8 से 9 बजे अगर होगा टाइम, तो उसको वो क्या वो सोचेगा कि मैं इस टाइम को कहाँ यूटिलाइजेशन करूँ, किसी मीटिंग में जाऊँ या एक लीजर टाइम में पार्टी एंजॉय करूँ। तो वहाँ पे एक सेकंड चीज़ आ जाएगा, चॉइस का मैटर आ जाएगा। उसके पास अबंडेंट है पैसा, उसके पास बहुत है, सफिशिएंट है, लेकिन क्या है, टाइम का स्केर्सिटी है। दूसरा व्यक्ति जो है उसके पास जो है पैसा नहीं है, इसके पास टाइम है, लेकिन पैसे को वो लिमिटेड पैसे को कहाँ पे यूज करे, किधर यूज करे, ये जो है उस जद्दोजहद में उसकी चॉइस चली जाती है। 100 रुपये है तो उसका क्या करे, पिज्ज़ा खाए कि फ्रूट्स खाए, इस टाइप से चीज़ें जो है उसके निकल के आती हैं। तो इकोनॉमिक्स में जो है हम जनरली यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो चॉइसेस है और स्केर्सिटी है, ये एक दूसरे के जो पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, उसको किस तरीके से जो है प्रॉपर वे में यूटिलाइजेशन किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो सोशल साइंस के रूप में अगर इकोनॉमिक्स को देखा जाए तो हाउ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस आर प्रोड्यूस्ड, ये हम देखेंगे। साथ साथ जो है प्रोडक्शन के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, किस तरीके से होता है, और कौन से कंज्यूमर को टारगेट किया जाता है। तो इसमें जो है स्टडी जो है हाउ इंडिविजुअल कॉर्पोरेट्स गवर्नेंस एंड नेशनल एलोकेट, मतलब ये जो इकोनॉमिक एजेंट है, एक इंडिविजुअल व्यक्ति भी, कॉर्पोरेट्स भी और गवर्नमेंट्स भी, ये इकोनॉमिक एजेंट इनको बोलते हैं। तो इनको जो एलोकेटेड जो रिसोर्सेज होगा वो किस तरीके से जो है जो डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए जो सप्लाई होगा उसको कैसे वो मैनेज करेंगे। एक दूसरे को जो है इस तरीके से डिमांड और सप्लाई की रिलेशनशिप को जो है हम इकोनॉमिक्स में एज ए सोशल साइंस जो है वो पढ़ते हैं। टारगेट क्या होता है कि मैक्सिमम आउटपुट जो है वो हमको यूज करना है, वो अचीव करना है। मैक्सिमम आउटपुट और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज को हमको यूज करना है। 1935 में जो है रॉबिन्सन, जो कि ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने जो है इकोनॉमिक्स को डिस्क्राइब किया साइंस ऑफ द स्केर्सिटी के रूप में। साइंस ऑफ स्केर्सिटी मतलब कुछ न कुछ जो है मनी से लेकर के, रिसोर्सेज से लेकर के, टाइम से लेकर के कुछ न कुछ स्केर्सिटी होगा, और उस स्केर्स रिसोर्स को जो है हम किस तरीके से जो है यूज करते हैं, वही हमारा जो है इकोनॉमिक्स है। एडम स्मिथ को जो है फाउंडिंग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि एन इकोनॉमी इज ए ह्यूज कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एक्टिविटी। ह्यूज कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड मतलब प्रोडक्शन और कंजम्पशन जो है ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, जो कि एलोकेटेड जो स्केर्स रिसोर्सेज है उसको जो है प्रॉपरली जो है सही तरीके से यूज करने का एक प्रोसेस है। इसमें जो है प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस आर यूटिलाइज टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ दोज लिविंग एंड ऑपरेटिंग विद इन इकोनॉमी। मतलब जो इकोनॉमी के एजेंट्स हैं जो इकोनॉमी में रह रहे हैं, तो उनकी लिविंग को ईज करने के लिए, आसान बनाने के लिए, जो उनका रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस का यूटिलाइजेशन से संबंधित जो हमारा स्टडी है वही हमारा इकोनॉमी है। इसको बोला जाता है विच इज़ आल्सो नोन एज इकोनॉमिक सिस्टम, और इस पूरे स्टडी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। सिस्टम का मतलब जो है कोई एक व्यक्ति, एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई एक फर्म काम नहीं कर रहा है, इसमें इंटरकनेक्टेड जो है बहुत सारी चीज़ें जो है मिल करके जो है एक प्रॉपर अप्रोच बनाती हैं किसी वस्तु के प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट है कि इकोनॉमी जो है, अब जब हम इकोनॉमिक्स समझ लिए कि जैसे मॉडर्न इकोनॉमिक्स है तो इसके फादर कौन है, इसके फादर जो है एडम स्मिथ है। तो ये इकोनॉमिक्स हमने समझा है। तो इकोनॉमी जो एक वर्ड आता है वो क्या चीज़ होता है। इकोनॉमी जो वर्ड है उसको अगर एक तरीके से एक रीजन के रूप में हम समझते हैं, एक क्षेत्र के रूप में समझते हैं, एक देश के रूप में समझ सकते हैं। अगर मॉडर्न जो है इकोनॉमिक्स से जो पैरेलल्स है उसको समझा जाए तो, जैसे कि उदाहरण के लिए देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमी, यूरोपियन इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी। तो ये क्या बोलता है कि अमेरिकन इकोनॉमी मतलब अमेरिका के देश में जो होने वाली इकोनॉमिक्स एक्टिविटी जो है, जिसमें इंटरकनेक्टेड जो भी चीज़ें हैं, इकोनॉमिक सिस्टम है, वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, किसके लिए वर्क कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे इकोनॉमी। तो यहाँ पर जो है जैसे हम पॉलिटी में क्या बोलते हैं, इंडियन पॉलिटी जब हम पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं, हम स्टेट की बात करते हैं,
नेशन की बात करते हैं। और उसी तरीके से अगर हम जियोग्राफी पढ़ते हैं तो जियोग्राफी में हम किसी देश को इंडिकेट करते हैं तो किसके रूप में करते हैं, कंट्री के रूप में करते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन जब हम पढ़ते हैं तो किसी एरिया के रूप में हम करते हैं, एरिया के रूप में करते हैं। लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो किसी क्षेत्र को जो है हम एज ए जो है इकोनॉमी के रूप में करते हैं। हो सकता है वो इकोनॉमी हो सकता है एशियन इकोनॉमी बोलें तो आसियन क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, मतलब ये 10 देशों का एक ग्रुप है, तो उसकी इकोनॉमी अलग हो गई। यूरोपियन इकोनॉमी की बात करें तो यूरोप क्या है, एक कंटिनेंट ही है पूरा, तो उसमें क्या अलग अलग देशों की जो है मिल करके जो है पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं, ताकि जो है उनके जो है जो भी लोग हैं, चाहे इकोनॉमिक सिस्टम बोला जाए, प्रोडक्शन से लेकर के कंजम्पशन से लेकर के उसकी पॉलिसी को फॉर्मुलेशन करते हैं। तो इकोनॉमी क्या है कि कोई एक देश नहीं हो सकता है, कोई क्षेत्र भी हो सकता है, एरिया भी हो सकता है, या ग्रुप ऑफ नेशन भी हो सकता है। तो अलग अलग जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, पॉलिटी हम पढ़ते हैं, जियोग्राफी पढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं, अब हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो है अलग अलग एरिया को अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से जो है डिफाइन किया गया है। तो इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से जो है इकोनॉमी का मतलब हुआ है कोई एरिया, कोई देश। इसमें जो है एसेंशियल इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है किसी देश में, उसमें हम क्या देखते हैं कि एक तो प्रोडक्शन होगा, किसी देश में कुछ ना कुछ चीज़ का प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन होगा तो किसके लिए होगा, किसी न किसी कंजम्पशन के लिए होगा, और जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन होगा उससे को स्मूथ करने के लिए कुछ ना कुछ कैपिटल फॉर्मेशन होगा। तो इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या क्या शामिल है, एक तो प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है और कैपिटल फॉर्मेशन है। इन तीनों का जो है यूटिलाइजेशन हम इस तरीके से करते हैं कि हमारे पास जो है रिसोर्सेज जो है वो स्केयर है, और स्क्वायर रिसोर्सेज का मतलब ये हुआ कि लिमिटेड सप्लाई है हमारे पास। कोई लिमिटेड सप्लाई का मतलब या तो हमारे पास पैसे का ही सप्लाई लिमिटेड है, या पैसा अबंडेंट है, मतलब पैसा बहुत ज़्यादा है किसी के पास, लेकिन क्या है हो सकता है उसके पास समय का कुछ अभाव हो, तो टाइम लिमिटेशन है यहाँ पे। तो स्केयर मीन्स जो है लिमिटेड सप्लाई ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी एंड द सेंट्रल पर्पस ऑफ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब इकोनॉमिक्स पढ़ने का हमारा एक्चुअल पर्पस क्या है कि ये जो इसके पर्टिकुलर कमोडिटी का जो स्केयरसिटी है, जो कमी है, उस रिसोर्सेज को जो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जो है वही हमारा जो है इकोनॉमिक्स है। तो इकोनॉमिक्स क्या है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द स्केयर रिसोर्सेज, खास करके जो पर्टिकुलर कमोडिटी है, सर्विसेज है, गुड्स है, तो उसको जो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाएँ, यही जो है हमारा इकोनॉमी का मेन थीम होता है। फिर जो है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की बात की जाए तो इकोनॉमी जो है लार्जली डिपेंड किस पे करता है कि डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। डिमांड और सप्लाई किसका, गुड्स और सर्विस, जो भी गुड्स जो है इकोनॉमी में बनाए जाते हैं, जो है सर्विस दी जाती है, तो उसका हम कितना गुड्स बनाएंगे। जैसे हम मान लीजिए हम एक मारुति की कार बना रहे हैं अगर केवल अपनी इकोनॉमी में, तो मारुति की कार कितनी बनेगी इकोनॉमी में, जितना की जो है डिमांड होगा। डिमांड से ज़्यादा अगर हम सप्लाई दे देंगे तो भी क्या है, ये जो है बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो डिमांड और सप्लाई के बैलेंस के अकॉर्डिंगली जो है इकोनॉमी जो है डिपेंड करती है कि हम क्या बनाएं, कितनी बनाएं गुड्स और सर्विस। तो इसके हिसाब से जो है हम कितना बनाना है, क्या बनाना है, जो है नेचर ऑफ डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंगली जो है इकोनॉमी को डिवाइड किया गया है 3 स्टेज में, 3 टाइप में। 3 टाइप क्या है, एक होता है मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी क्या होता है, वैसे इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें जो है प्राइवेट प्लेयर चाहे गवर्नमेंट प्लेयर जो भी होंगे उनको है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उन पे जो है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अनरिस्ट्रिक्टेड जो है कंपटीशन है, मतलब वो चाहें तो जितना भी बना सकें अकॉर्डिंगली जो है, मतलब डिमांड जो है वो खुद डिमांड के अकॉर्डिंगली जितना भी प्रोडक्शन करना हो प्रोडक्शन कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है फ्री कंपटीशन की बात की जाती है। इसमें जो प्राइवेटली ओवन इंटरप्राइजेस होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि प्रोडक्शन कितना होगा और प्राइस कितना होगा। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ इसमें कि मार्केट इकोनॉमी वो कंडीशन होता है जिसमें जो है प्राइवेटली ओन्ड इंटरप्राइजेस, जो प्राइवेटली ओन्ड जो बिजनेस फर्म वगैरह है वो डिटरमाइन करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि इकोनॉमी में उस देश में क्या चीज़ प्रोडक्शन होगा, कितना होगा और उसकी प्राइस क्या होगी। तो प्राइस जनरली जो है जो मार्केट इकोनॉमी में होता है वो जो है लेजेस फेयर का बात एग्जाम्पल है, जिसमें कि डिमांड और सप्लाई के हिसाब से डिसाइड होता है। दूसरा है नॉन मार्केट इकोनॉमी। नॉन मार्केट इकोनॉमी क्या होता है, इसमें जो है गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है, मतलब मार्केट में जो है ना फ्रीली जो है डिमांड और सप्लाई के हिसाब से जो है प्रोडक्शन और प्राइस डिस्कवरी नहीं होता है, इसमें गवर्नमेंट जो है इंटरवेन करती है। इंपॉर्टेंटली इसमें यह है कि जो गुड्स और सर्विस का जो है डिटर्मिनेशन कि कितना बनेगा, कितना प्रोडक्शन होगा और क्या प्राइस होगा, ये गवर्नमेंट के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए कि अगर हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल का जो प्रोडक्ट है, चाहे LPG का प्रोडक्ट है, वो प्राइवेट प्लेयर भी बनाए कोई और गवर्नमेंट की एजेंसियां जो है वो भी मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, मार्केटिंग करती हैं, जैसे इंडियन ऑयल हुआ, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हुआ। लेकिन जो है प्राइस का जो है डिटर्मिनेशन, रेलवे के जो है टिकट है उसका प्राइस का डिटर्मिनेशन कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। हालांकि अगर देखा जाए तो जैसे रेलवे भी गवर्नमेंट बॉडी है, बाय द वे अगर कोई प्राइवेट प्लेयर भी जो है रेलवे के ट्रांसपोर्टेशन से अटैच हो जाता है, LPG हुआ, पेट्रोलियम डीजल हुआ, अगर कोई प्राइवेट प्लेयर जो है डिस्ट्रीब्यूटर है, मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट है, वो भी अटैच है, तो भी प्राइस जो है कौन डिटरमाइन करता है, प्राइस यहाँ पे जो है गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है। तो ये जो एग्जांपल हुआ हमारा नॉन मार्केट इकोनॉमी का।
तीसरा एग्जांपल है हमारा जो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में मिक्स्ड इकोनॉमी। अब ये किस टाइप की इकोनॉमी होती है? मिक्स्ड इकोनॉमी यहाँ पे हुआ कि जो मार्केट इकोनॉमी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको भी और नॉन मार्केट इकोनॉमी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको भी, तो दोनों को मिक्स करके जो है, जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी और साथ साथ जो है गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, मिल करके जो है ये जो अवेलेबल हमारा स्केयर रिसोर्सेस है, क्या है हमारा रिसोर्सेज जो स्क्वायर है, तो स्क्वायर रिसोर्सेज को प्राइवेट प्लेयर और जो है पब्लिक प्लेयर दोनों मिल करके जो है कैपिटल के इस तरीके से जो है एलोकेट करते हैं कि जो है हमारे देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी, सोशल गोल जो है वो चलता रहे। तो इसमें जो है गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है लेकिन लिमिटेड होता है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है लेकिन वो लिमिटेड होता है। इसी के एग्जाम्पल उदाहरण दिया जाए तो मार्केट इकोनॉमी जो है खास करके यूरोपियन कंट्रीज़ जो है, यूएसए है, वो मार्केट इकोनॉमी के रूप में जो है हम उनको डिफाइन कर सकते हैं। नॉन मार्केट इकोनॉमी जो है कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट में जो कम्युनिस्ट इकोनॉमी हुआ करती है, प्योरली तो अभी कोई भी जो है नॉन मार्केट इकोनॉमी नहीं है, लेकिन अगर एग्जांपल दिया जाए तो अगर पहले जो है चाइना हुआ करता था जो नॉन मार्केट इकोनॉमी, मतलब वहाँ की गवर्नमेंट जो है टू मच इंटरफेरेंस होता था प्राइस डिटर्मिनेशन को लेकर के और प्रोडक्ट वगैरह क्या बनेंगे, तो वो होता था नॉन मार्केट इकोनॉमी। तो हम कम्युनिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी को ये बोल सकते हैं कि वो नॉन मार्केट इकोनॉमी है। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया एज ए इकोनॉमी जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, मतलब यहाँ पे प्राइवेट का भी कोएग्जिस्टेंस है और पब्लिक सेक्टर का भी कोएग्जिस्टेंस है, जिसमें गवर्नमेंट कुछ सेक्टरों में जो है रिस्ट्रिक्शन करके जो है क्या बनेगा, क्या प्राइस रहेगा वो डिसाइड करती है। साथ साथ जो है मार्केट ड्रिवन डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे जो है क्या चीज़ का प्रोडक्शन होगा हमारी इकोनॉमी में और क्या प्राइस होगा वो मार्केट के अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है। तो इंडिया जो है मार्केट और नॉन मार्केट इकोनॉमी दोनों को जो है मिक्सअप करके चलता है, तो इसलिए इंडिया को बोला जा सकता है कि इंडिया जो है मिक्स्ड। फिर जो है अगर इकोनॉमिक्स गुड की बात की जाए कि इकोनॉमिक गुड्स मतलब जो है गुड्स यहाँ पे जो है मटेरियल पदार्थ जो है वो, तो इकोनॉमिक गुड्स ऐसे जो है वो किस टाइप के होते हैं? तो इकोनॉमिक्स गुड्स आर प्रोड्यूस्ड और सर्विस दैट फुलफिल द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर। तो इकोनॉमिक गुड्स उसको बोला जाएगा कि जो एक इंडिविजुअल का जो है वो रिक्वायरमेंट है, नीड्स और ज़रूरत है जो है वो फुलफिल करता है, जो कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स को फुलफिल करता है, ऐसे प्रोडक्ट और ऐसे सर्विस को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक गुड्स बोलते हैं। बेसिकली इसको देखा जाए तो देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक गुड्स। 4 टाइप के इकोनॉमिक गुड्स जो है वो डिफाइन किए गए हैं ऑन दी 4 वेरिएबल्स। 4 टाइप के इकोनॉमिक गुड्स और उसके जो वेरिएबल्स हैं वो 4। कैसे वेरिएबल्स किसको बोला जाए? एक तो राइवलरी होगा जिसमें कंपटीशन, राइवलरी का मतलब जो है उस गुड्स को जो है कंज्यूम करने के लिए जो है एक कंपटीशन होगा। फिर दूसरा जो है नॉन राइवलरी होगा, मतलब जिसमें कंपटीशन नहीं होगा। तीसरा जो है हमारा गुड्स क्या है कि एक्सक्लूडेबल होगा, मतलब वो लिमिटेड लोगों के लिए होगा, कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए जो है वो होगा, बाकी लोग उससे एक्सक्लूड हो जाएंगे। फिर चौथा है नॉन एक्सक्लूडेबल, मतलब जो है इसमें कोई भी एक्सक्लूडेड नहीं है, सभी कुछ इंक्लूड है, सभी व्यक्ति कंज्यूमर जो भी होगा उसमें एक्सक्लूड होगा। तो इसको इस चार्ट के माध्यम से अगर देखा जाए तो जैसे राइवलरी मतलब जो है कंपटीशन जिसमें है उसमें जो है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक एक्सक्लूडेड और एक नॉन एक्सक्लूडेबल। तो जैसे प्राइवेट गुड्स है जैसे कि कार है, टीवी है, अदर कंज्यूमर गुड्स है जो कि प्राइवेटली जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, तो प्राइवेट गुड्स जो है उसमें क्या है? राइवलरी है। राइवलरी मतलब एक्सक्लूडेड है, जो पैसा देगा उसको मिलेगा। सिंपल सा चीज़ है, कार 5 लाख का कार है, जिसके पास 5 लाख रुपये है वो कार खरीदेगा, उसको यूज़ करेगा। जिसके पास 5 लाख रुपये नहीं है वो क्या होगा? एक्सक्लूड हो जाएगा, उसको वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो राइवलरी और एक्सक्लूडेबल आ गया। फिर नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब जो है इसमें कंपटीशन तो है लेकिन क्या है वो सबके लिए है, नॉन एक्सक्लूडेबल है। तो वो जो पब्लिक गुड्स जिसको बोला जाएगा, जो मतलब जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोड्यूस किया गया है, नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह जो है उसमें क्या है? राइवलरी तो है, मतलब वो कंज्यूम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या है कि इसमें कोई एक्सक्लूडेड नहीं है। उदाहरण के लिए जो कॉमन गुड्स, इसको एग्जांपल दिया जाएगा, कॉमन गुड्स में बोला जाए तो कोल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। फिर नॉन राइवलरस मतलब जिसमें क्या है कि कंपटीशन नहीं है, कोई आपका कंपटीटर नहीं है, इसमें क्या है? अगर ऐसा जिसमें कोई कंपटीशन नहीं है तो इसमें कौन एक्सक्लूड होगा? तो क्या होगा? क्लब गुड्स, जिसमें कि टोल रोड्स है, वाईफाई है। इसमें क्या है कि जो वाईफाई का मिनिमम चार्जेस देगा, टोल का जो है मिनिमम चार्जेस देगा, वो जो है वो इंक्लूड हो जाएगा, जो नहीं देगा वो क्या हो जाएगा? एक्सक्लूड हो जाएगा। तो इसमें कंपटीशन कुछ नहीं है। हाईवे पे आप गरीब आदमी भी कार लेके जा रहा है, अमीर आदमी भी कार लेके जा रहा है, लेकिन क्या है कि जो मिनिमम चार्जेस है सबके लिए इक्वल है, वो जो चार्जेस देगा वो जो है उसमें चला जाएगा, और जो नहीं देगा वो उसको क्या कर दिया जाएगा? एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। फिर नॉन एक्सक्लूड क्या होगा? कंपटीशन नहीं है लेकिन क्या है कि किसको जो है नॉन एक्सक्लूड किया जाएगा? तो पब्लिक गुड्स में, जैसे कि नेशनल डिफेंस में। तो नेशनल डिफेंस जो है वो नॉन एक्सक्लूडेड है, मतलब जो है ये सभी के लिए है। नेशनल डिफेंस की बात है तो वो सभी के लिए, कोई उसके लिए आपको मिनिमम चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। अगर देश की सुरक्षा की बात की जाए तो जो सुरक्षा होगी वो सबके लिए बराबर होगी, और खतरा होगा, डेंजर होगा तो वो सबके लिए इक्वली जो है डेंजरस होगा। तो इस अकॉर्डिंगली देखा जाए तो इकोनॉमिक गुड्स को जो है 3 फैक्टर में डिस्टिंग्विश किया जा सकता है।
पहला जो है देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि ह्यूमन को सेटिस्फाई करता है, ह्यूमन की डिजायर को, ह्यूमन के वांट को सेटिस्फाई करता है, वैसा एक गुड्स हुआ, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ। दूसरा जो है द डेट्स ऑन विच दे आर अवेलेबल, मतलब जो है जो पदार्थ जो है, जो कमोडिटी, जो गुड्स है जो है, किस डेट पे जो है वो अवेलेबल है। हो सकता है सेम कमोडिटी 2 साल के बाद हमको अवेलेबल हो तो भी क्या है वो सिमिलर चीज़ नहीं रह जाएगा, फिर भी यहाँ पे क्या है वो डिस्टिंग्विश्ड हो जाएगा। तो इसको बोला जाएगा कि मतलब सेम डेट और अलग डेट पे जो प्रोडक्ट अवेलेबल है उसके बीच में जो है डिफरेंसेस, डिस्टिंग्विशन। जैसे कि अगर हम कोई कार लेके रखे हैं तो इस साल का जो कार का मॉडल है, सेम जो है कार का ब्रांड और जो है मतलब अवेलेबिलिटी जो है नेक्स्ट ईयर जो है वो चेंज हो जाता है, वो मॉडल चेंज हो जाता है, ठीक है। तो सेम चीज़ें नहीं कहलाएगा, इसीलिए 2022 का मॉडल 2025 का मॉडल का डिफरेंसेस आ जाता है। फिर किस लोकेशन पे जो है स्थित है उसके अकॉर्डिंगली भी जो है ना इकोनॉमिक गुड्स को जो है डिस्टिंग्विश किया जाता है, डिफरेंशिएट किया जाता है। फिर इकोनॉमिक्स एजेंट की बात की जाए तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे कि जो भी इकोनॉमिक प्रोडक्शन कंजम्पशन में जो शामिल व्यक्ति है, और व्यक्ति क्या है इसमें एक इंडिविजुअल व्यक्ति होता है, कोई फर्म होता है, कोई लैंड है, तो जितने भी लोग उस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में शामिल हैं उस यूनिट को मतलब उसको डेवलप करने के लिए, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एजेंट। तो इकोनॉमिक एजेंट को रिफर किया जाएगा दोज इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन दैट टेक इकोनॉमिक डिसीजन, जो इकोनॉमिक डिसीजन जो लेता है उसको हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक एजेंट बोलेंगे। दे कैन बी कंज्यूमर भी हो सकता है, हु डिसाइड वाट और हाउ मच कंज्यूम, मतलब जो है एक कंज्यूमर क्या डिसाइड करेगा कि मुझे क्या कंज्यूम करना है, तो यहाँ पे वो डिसीजन ले रहा है इकोनॉमिक डिसीजन कि मुझे क्या यूज करना है, क्या कंज्यूम करना है विथ माई जो स्केयर रिसोर्सेज है उसके बीच में। और दे में भी प्रोड्यूसर, और जो कोई कंपनी जो प्रोड्यूस कर रही है वो भी इसमें हो सकती है कि वो डिसाइड करे कि कौन सी गुड्स और कौन सी सर्विस जो है वो प्रोड्यूस करना है। तो इकोनॉमिक एजेंट बोला जाए तो जो प्रोसेस है हमारे इकोनॉमिक का, उसमें जो भी इकोनॉमिक प्रोसेस है उसमें जो व्यक्ति, इंस्टीट्यूशन, फर्म्स डिसीजन लेता है, इकोनॉमिक डिसीजन लेता है, उसको इकोनॉमिक एजेंट बोला जाता है। इसमें कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, कोई कॉर्पोरेट्स हो सकती है, बैंक हो सकता है, ये सब चीज़ें भी इसमें शामिल है। जैसे बैंक की बात की जाए तो वो इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है, तो वो भी एक इकोनॉमिक डिसीजन हुआ उसका कि कितना क्रेडिट कितना देना है किसी को। नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक मॉडल क्या होता है। इकोनॉमिक मॉडल जो होता है ये जो है जो भी इकोनॉमिक एजेंट्स वगैरह होते हैं, जो सेट ऑफ वेरिएबल्स होता है, इन द सेंस जैसे इकोनॉमिक क्या है कि किसी एक व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं है, मतलब ये रिलेशनशिप है। इकोनॉमिक्स क्या है, हमारा रिलेशनशिप्स है प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में, सप्लाई और डिमांड के बीच में। तो ये क्या है, एक वेरिएबल्स का काम करते हैं। तो इकोनॉमिक मॉडल्स क्या होता है, ये एक थ्योरेटिकली जो है रिप्रेजेंट करता है कि जो इकोनॉमिक प्रोसेस है सेट बाई वेरिएबल्स, मतलब जो इकोनॉमिक जो प्रोसेस है किसके द्वारा सेट किया गया है, वेरिएबल्स के द्वारा। वेरिएबल्स इसमें क्या है, सप्लाई डिमांड है, प्रोडक्शन कंजम्पशन है। तो जो वेरिएबल्स है उसके द्वारा जो सेट किया हुआ प्रोसेस है उसके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो रिलेशनशिप किस मॉडल पे काम कर रहा है। तो जैसा कि सच सम मॉडल, जैसे कि सप्लाई डिमांड बेसिस का मॉडल है या तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो मॉडल है। तो वो मॉडल हमारा क्या है कि जो भी इकोनॉमिक एजेंट्स हैं उसके बीच का रिलेशनशिप जो है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, वही हमारा जो है इकोनॉमिक मॉडल है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है कि ये ऐसा मॉडल है इकोनॉमी में जो रिप्रेजेंट करता है कि इकोनॉमिक एक्सचेंज जो है वो कैसा होगा। इकोनॉमिक एक्सचेंज मतलब मनी का एक्सचेंज बोला जाए, एनर्जी का एक्सचेंज बोला जाए। एनर्जी इन द सेंस देखिए जैसे कि यहाँ पर कि हाउस होल्ड है, यहाँ पे 2 एजेंट हैं, एक हाउस होल्ड है और यहाँ एक बिजनेस फर्म है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का रिलेशनशिप कैसा है कि ये जो हाउस होल्ड है ये क्या देगा, कैपिटल, लेबर, लैंड, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। यहाँ पे जो है ये इकोनॉमिक जो एजेंट के रूप में जो है वेरिएबल्स के रूप में कैपिटल देगा, लेबर देगा, लैंड देगा, एंटरप्रेन्योर्स देगा बिजनेस फर्म को। साथ साथ जो है एक्सपेंडिचर और कंजप्शन के रूप में जो है ये चीज़ों का आदान प्रदान होगा। बिजनेस फर्म क्या देगा, वेज देगा, इस हाउस को क्या देगा, सैलरी देगा, प्रॉफिट में से कुछ देगा, फिर रेंट, अगर लैंड दिया है तो उसको रेंट देगा, और इंटरप्राइजेस है तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, लेबर है तो उसको सैलरी मिलेगा, कैपिटल है तो इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस तरीके का जो रिलेशनशिप है, एक वेरिएबल्स जो है कुछ कैपिटल देगा, लेबर देगा, लैंड देगा, इंटरप्राइजेस देगा। साथ साथ दूसरा जो एजेंट है वो क्या देगा, जो बिजनेस फर्म है वो वेज, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट देगा। साथ साथ जो है गुड्स और सर्विस का जो है यहाँ पर जो है यहाँ फर्म में अगर गुड्स और सर्विस जो है कुछ बनेगा तो ये हाउस होल्ड के पास जाएगा। हाउस होल्ड क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, तो जो एक्सपेंडिचर होगा वो पैसा कहाँ पे जाएगा, बिजनेस फर्म के पास जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल है, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे काम करता है। नेक्स्ट टॉप है हमारा कि जैसे इकोनॉमी में हम क्या डिसाइड करते हैं कि क्या बनेगा, क्या है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि इकोनॉमी की परेशानी क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है। तो कोई इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी बोला जाए, यूरोपियन इकोनॉमी बोला जाए, इंडियन इकोनॉमी इन द सेंस बोला जाए, तो उसमें सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है
क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, वो स्केयर है, लिमिटेड है, और चॉइसेस क्या है कि उसी स्केयर रिसोर्सेज पे हमको अपने चॉइस को फुलफिल करना है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम में क्या है कि पहला व्हाट टू प्रोड्यूस, पहला चीज़ कि बनेगा क्या, फिर दूसरा चीज़ कि हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब किस तरीके से, किस प्रोसेस से बनेगा, और तीसरा जो कि किसके लिए बनेगा, टू होम इट मे प्रोड्यूस। सपोज दैट कि जैसे हमको पावर प्लांट बनाना है, एनर्जी प्रोड्यूस करना है। अब एनर्जी प्रोड्यूस करना है अगर, तो पहले कि एनर्जी हमने डिसाइड किया कि हमको पावर बनाना है, हमको 500 गीगावाट प्रोड्यूस करना है फॉर दी, मतलब अपने जो पॉपुलेशन है उसको कंज्यूम करने के लिए 500 गीगावाट जो है एनर्जी हमको चाहिए। ठीक है, ये हमने एक सॉर्ट आउट कर लिया। अब दूसरा है कि कैसे बनाया जाए। अब हमारे 500 गीगावाट एनर्जी बनाने के लिए हमारे पास जो है थर्मल पावर प्लांट है, हाइड्रोलिक पावर प्लांट है, फिर विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, और न्यूक्लियर एनर्जी है, और भी जो है बायोमास एनर्जी के थ्रू जो बनता है। क्लाइमेट का प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड कंट्री है, तो हम अगर थर्मल पावर प्लांट बनाएंगे तो क्या सस्टेनेबल है, क्या हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर क्या हुआ, हाउ टू प्रोड्यूस। फिर यहाँ पे जो है हमारा डायलेमा क्या आ गया, कन्फ्यूजन क्या आ गया कि हमको बनाना है अगर एनर्जी तो किस प्रोसेस से बनाया जाए। थर्मल से बनाएंगे, ठीक है, हमारे पास अगर खूब कोल है, बहुत ज़्यादा कोल है, एग्जॉस्ट होने में उसको 200 साल लगेगा ख़त्म होने में, ठीक है, तो हम थर्मल की ओर शिफ्ट हो सकते हैं। हो सकता है हमारे पास क्रूड ऑयल वगैरह का बहुत सारा रिजर्व है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह है, तो हम जो है ऑयल बेस्ड जो है पावर प्लांट वगैरह जो भी थर्मल पावर प्लांट होता है उसके थ्रू जाएंगे। हम वह इक्वेटर कंट्री हैं, हमारे पास जो है मतलब जो है खूब अधिक मात्रा में जो है सोलर एनर्जी जो है अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, सोलर पावर की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो मतलब बोलने का मतलब है अगर हमारे पास यूरेनियम का रिजर्व है, अगर उसके जो है रिस्क वगैरह को हम जो है एडजस्ट कर लेते हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी का रेडिएशन वगैरह का, तो हम क्या सोचेंगे कि न्यूक्लियर एनर्जी से हम पावर बनाएं। तो यहाँ पर क्या है कि हाउ टू प्रोड्यूस। अब जो है गुड टू होम, अब किसके लिए हम बनाएं। अब अलग अलग सेक्टर से, मान लीजिए सिंपल है, कोल पावर प्लांट है, हाइड्रोलिक पावर प्लांट है, विंड एनर्जी वाला पावर प्लांट है, तो इसका प्रोडक्शन का कॉस्ट जो है वो वेरी कर। दिल्ली में पॉल्यूशन ज़्यादा है, तो क्या हम वहाँ पर जो है कोल बेस्ड जो पावर प्लांट होता है, थर्मल बेस्ड पावर प्लांट है, वहाँ सप्लाई कर सकते हैं। सप्लाई करेंगे तो एक तरीके से जो है पॉल्यूशन ज़्यादा होगा। तो किसको देना है, सप्लाई करना है, किस प्राइस पे देना है, तो वो जो है हम डिसाइड करते हैं कि किस टाइप का जो है हमारा पावर है, पावर मतलब प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्लीन एनर्जी है कि नहीं है। तो यहाँ पर जो है सेंट्रल पावर ऑफ इकोनॉमी क्या बोलता है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, मतलब कितना बनाना है और किस क्वांटिटी में बनाना है। तो इकोनॉमी मस्ट डिसाइड द सिलेक्शन ऑफ द गुड्स टू प्रोड्यूस, मतलब पहले सिलेक्शन करना है और कितना बनाना है इसको डिसाइड करते हैं। उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब किस तरीके से बनाना है, कि यह प्रॉब्लम ऑफ इन्वॉल्व द सिलेक्शन ऑफ द टेक्नोलॉजी, किस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाना है, टू प्रोड्यूस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और टू होम इट प्रोड्यूस, मतलब किसके लिए बनाना है। तो ये सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी जो है ये भी जो है किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं, रिसोर्सेस क्या है, स्केयर है, और चॉइसेस जो है हमारा जो है जो हमारी चॉइस को फुलफिल कर पाए। चॉइस हमारा, अगर हमारा चॉइस ये है कि भाई हमको जो है पॉल्यूशन नहीं फैलाना है, तो हम क्या है कोल बेस्ड थर्मल बेस्ड पावर प्लांट नहीं जनरेट करेंगे। चॉइस हमारा क्या है कि हमको क्लीन एनर्जी बनाना है, तो हम क्या है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रोलिक एनर्जी, इस पे हम शिफ्ट हो जाएंगे, हाइड्रो पावर प्लांट पे शिफ्ट हो जाएंगे, बायोमास पावर प्लांट पे शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन हमारा ये है, लेकिन इसमें क्या है कि प्रोडक्शन जो है सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन, विंड एनर्जी का प्रोडक्शन जो है वो उतना मास स्केल पे नहीं होता है जितना थर्मल पावर प्लांट का होता है। तो हमको मास लेवल पे जो है, अगर हम डिसाइड किए कि हमको मास लेवल पर प्रोडक्शन जाना है, तो हमको थर्मल पावर प्लांट पे शिफ्ट होना पड़ता है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी जो है हम इस तरीके से जो है अपना डिसीजन लेकर के जो है उसको सेट करते हैं, एडजस्ट करते हैं।